कि सांसद एग्जैक्टली उनका काम है। देखिए, एक सांसद का बहुत महत्वपूर्ण काम रहता है कि आप इंदौर से ज्यादा इंदौर के बाहर रहते हैं, ऐसा क्यों? ये धारणा कहीं पे भी जाओ तो कनेक्टिविटी नहीं है। आज जो पहले एक जगह से दूसरी जगह जाने में 10 मिनट लगते थे, अब पौन घंटे से 1 घंटा लग रहा है। कि इंदौर में सर, जो कनेक्टिविटी की हम बात कर रहे हैं उसमें सच में इतना डेवलपमेंट हो रहा है क्या? आने वाले समय में 100 से ज्यादा ट्रेनें यहाँ चलेगी। पर सर, ये कब तक होगा? अब पंगा ये है कि इंदौर से जो मेजर सिटीज है, बॉम्बे हो गई, दिल्ली हो गई, पुणे हो गया, हर बार वेटिंग लिस्ट। नहीं, देखिए, अभी आज आप अप्लाई करिए। अभी रिसेंटली पिछले 1.5-2 महीने में फ्लाइट की कनेक्टिविटी इनफैक्ट कम हुई है। देखिए, ये इंडिगो आम जनता की इनकम कैसे बढ़ेगी? क्या उसको कहीं ना कहीं अपनी इनकम बढ़ाने का कोई सूत्र मिलेगा? सीए निखिल टॉक्स अनफिल्टर्ड में आज हम बात करने वाले हैं सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री शंकर लालवानी जी से। यहाँ पर हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे जो नॉर्मली जनता के क्वेश्चंस होते हैं, और लोगों के क्वेश्चन सबसे पहले इस बात से चालू होते हैं, जो मैंने भी लोगों से पूछे, कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का एग्जैक्टली काम क्या होता है। और जब हम शंकर लालवानी जी की बात करते हैं तो वो नॉर्मली कनेक्टिविटी के ऊपर काफ़ी फेमस हैं। तो इंदौर को रिप्रेजेंट करने पर कहाँ कहाँ कनेक्टिविटी आती है, आज हम उनसे बात करने वाले हैं, वो भी डिटेल में। और डिटेल में जब हम बात करेंगे तो ये चीज़ का क्वेश्चन का आंसर सर आ गए, तो चलिए पहले सर से बात कर लेते हैं। नमस्कार सर। आज हम आपसे कुछ क्वेश्चन जरूर पूछना चाहते हैं जो कि जनता के क्वेश्चंस हैं। बिल्कुल। और जनता के क्वेश्चंस में सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जब वो उनको सिलेक्ट करते हैं उसके बाद में उनका रोल क्या चालू होता है, एग्जैक्टली उनका काम क्या है? देखिए, एक सांसद का बहुत महत्वपूर्ण काम रहता है। सबसे पहले तो जो देश भर की नीतियाँ, कानून बनते हैं, नई नीतियाँ बनती है, पॉलिसी बनती है, उसमें उनका योगदान रहता है दिल्ली में। और दिल्ली के अलावा जो केंद्र सरकार की योजना है, जो राज्य सरकार के माध्यम से इंदौर में आती है, उसको कोऑर्डिनेट करना। तो बहुत सारी ऐसी योजनाएं जो केंद्र सरकार की आती है, चाहे रोड हो, रेल हो, एयर हो, गरीबों के लिए आवास हो, अमृत योजना, पानी की बात हो, गरीब स्ट्रीट वेंडर हो, तो ऐसी बहुत सारी, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, तो ये बहुत सारी जो योजनाएं हैं उसको लाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका सांसद की रहती है दिल्ली में। तो दिल्ली से जो भी केंद्र सरकार की योजना है उसको लाने का, और दूसरा जो हमारी योजना आ रही है उसको स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट। तीसरा, जो लोकल बॉडी है, हमारी नगर निगम और नगर पंचायत, जिला पंचायत, उसके साथ कोऑर्डिनेट। तो ये कोऑर्डिनेशन की और केंद्र की योजनाओं को यहाँ लाना, ये महत्वपूर्ण काम है। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि एमपी जो होता है वो अपनी सिटी से दिल्ली का एक ब्रिज है? बिल्कुल, सिटी से दिल्ली का ब्रिज है, सिटी से स्टेट का ब्रिज है, क्योंकि जो योजनाएं आती हैं उसमें मध्य प्रदेश सरकार का भी योगदान रहता है। तो एक कोऑर्डिनेशन का बहुत महत्वपूर्ण काम है, दिल्ली, मध्य प्रदेश, इंदौर, तीनों को मिलाकर। सर, आपके रिसर्च में हमने एक चीज़ पाई जो कि मोदी जी से काफ़ी कॉमन होती है। जैसे मोदी जी के लिए नॉर्मली धारणा होती है कि मोदी जी इंडिया से ज़्यादा इंडिया के बाहर ज़्यादा रहते हैं, वैसे ही आपके लिए धारणा चलती है कि आप इंदौर से ज़्यादा इंदौर के बाहर रहते हैं, ऐसा क्यों? ये धारणा तो मैं सहमत नहीं हूँ इस धारणा से, क्योंकि समय समय पर माननीय प्रधानमंत्री जी विदेश जाते हैं, और देखिए बहुत सारी विदेश नीतियाँ हैं। आज जो अंतर्राष्ट्रीय सिचुएशन है उसमें विदेशों से हमारा जो संबंध है किस प्रकार से बेहतर हो। और ये तो हमारे लिए खुशी की बात है कि आज तक के जितने प्रधानमंत्री रहे हैं, सबसे ज़्यादा अगर किसी को सम्मान मिला है तो मोदी जी को मिला है। आज विश्व में हमारी भारत की साख हुई है, तो ये इसलिए हुई कि मोदी जी का देश, दुनिया के सभी देशों से अच्छे संबंध है। जहाँ तक मेरी बात है, मैं जो पार्लियामेंट सेशन है मैं वो अटेंड करता हूँ, ज़रूरी भी है। और मैं बताना चाहूँगा कि मेरी जो उपस्थिति पार्लियामेंट में 100% है। तो मैं जब भी पार्लियामेंट रहती है उस सीजन में रहना पड़ता है। तीनों सेशन रहते हैं, कभी कभी स्पेशल सेशन रहता है, उसमें रहना पड़ता है। और दूसरा, हमारी कमेटियां हैं, जो खास करके मैं तो अर्बन डेवलपमेंट कमेटियाँ, शहरी विकास मंत्रालय कमेटियाँ हैं, तो ये ऐसी इम्पोर्टेंट कमेटियाँ हैं कि जो शहर के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे प्रोजेक्ट उस कमेटियों के माध्यम से आते हैं। तो मैं शहर के में जो विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, स्मार्ट सिटी है, यहाँ तक कि हमने जो इंदौर में मास्टर प्लान की जो सड़कें हैं उसमें 400 करोड़ से ज़्यादा केंद्र सरकार का योगदान है। गरीबों के लिए आवास है, उसमें केंद्र सरकार का योगदान है। अगर मैं बात करूँ कि जो हमारी खान नदी के शुद्धिकरण का काम चल रहा है, जो आने वाले समय में होगा, नमामि गंगे प्रोजेक्ट है, उसमें 511 करोड़ लाया, अमृत योजना में तो 1200 करोड़ लाया। तो ये सब योजना लाने के लिए दिल्ली में रहना पड़ता है और कमेटियों की मीटिंग में भी रहना पड़ता है। तो ये बेसिक कारण ये हुआ कि वहाँ पे जो यहाँ की बात है वहाँ ले जाने के लिए बिल्कुल आपको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो कोऑर्डिनेट करे, वो क्योंकि अल्टीमेटली केंद्र सरकार से जो भी प्रोजेक्ट आते हैं उनके लिए हमको वहाँ मेहनत करनी पड़ती है। और मैं जब भी, चाहे आप देख रहे हैं इतने नेशनल हाईवे बन रहे हैं, रेलवे के प्रोजेक्ट हैं, एयरपोर्ट के प्रोजेक्ट हैं, तो ये सब
केंद्र सरकार की योजना है, उस केंद्र सरकार की योजनाओं को यहाँ तक लाने के लिए रहना पड़ेगा दिल्ली में। हाँ, तो इसलिए ऐसा कहना गलत है कि मैं दिल्ली में या बाहर ज्यादा रहता हूँ। तो धारणा लोगों की ऐसी चलती है। नहीं, मैं एक प्रतिनिधि होने के साथ जो मेरी जवाबदारी जी। है उसको मेरे फुलफिल करने को जहाँ जहाँ जाना पड़ता है वहाँ जरूरी है, और मैं जाता हूँ, मंत्रियों से मिलता हूँ, अधिकारियों से मिलता हूँ, इंदौर के लिए बहुत कुछ करता हूँ। सर, एक कनेक्टिविटी, जैसे आपने कहा अभी आपकी बातचीत में कनेक्टिविटी आई कि लोगों की कनेक्टिविटी आप किस तरह से करते हैं? जैसे आप लोगों से अगर मिलना है तो आपको आपके पास अप्रोच करने का क्या तरीका है? या सोशल मीडिया, या आपसे डायरेक्टली आके मीटिंग कर सकते हैं? देखिए, सोशल मीडिया में तो हमारे जो प्रोग्राम है या जो भी हैं वो ध्यान में आते हैं, पर मैं जैसे अभी मैं ऑफिस में हूँ तो मेरा ऑफिस का समय भी रहता है, और हमारे ऑफिस में बताते भी हैं कि जब मैं इंदौर में रहता हूँ तो सामान्य तौर पे सवेरे 10 साढ़े 10 बजे ऑफिस में रहता हूँ और सभी से मिलता हूँ। और कभी कोई ऐसे कार्यक्रम या मीटिंग नहीं रहती तो सेकंड हाफ में भी मैं मिलता हूँ ऑफिस में। तो यानी मिलने में, लोगों को कनेक्ट होने में कोई दिक्कत नहीं। मेरा मोबाइल कई वर्षों से वही नंबर है। अच्छा। और कॉमन नंबर है, सबको याद भी है नंबर, ऐसा इजी नंबर है। अच्छा। तो लोग तो मैं खुद फ़ोन उठाता हूँ, तो मुझसे संपर्क करते हैं, और प्रयास करता हूँ कि उनके काम फ़ोन पे हो जाए, और व्यक्तिगत भी जो मिलना चाहते हैं वो मिलता हूँ। और बिल्कुल हमारे ऑफिस में कोऑर्डिनेशन भी होता है उनसे मिलने के लिए। मतलब सर, जनता के लिए कोऑर्डिनेशन करना या कनेक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं? बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे नहीं लगता है कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसको ऐसा लग रहा होगा कि मेरे से बात करने में कोई किसी थ्रू आना पड़े या कहीं मिल नहीं रहा हूँ, तो मिलता हूँ ज़रूर। और जब इंदौर में रहता हूँ तो ऑफिस में भी मिलता हूँ। ये तो सर एक अलग लेवल की बात हो गई कि लोग आपसे कनेक्ट कर सकते हैं। सिटी की कनेक्टिविटी की बात करते हैं। अभी हम जब रोड्स पे ट्रैवल करते हैं या ट्रांसपोर्ट करते हैं, एक जगह से, इंदौर से एक जगह से दूसरी जगह जाने में ट्रैफिक की एक तो हालत ख़राब है, कहीं पे भी जाओ तो कनेक्टिविटी नहीं है। आज जो पहले एक जगह से दूसरी जगह जाने में 10 मिनट लगते थे, अब पौन घंटे से 1 घंटा लग रहा है। तो सर, उस कनेक्टिविटी पे अभी हम क्या कर रहे हैं? देखो, आप जो बोल रहे हो बात सही है। हम भी महसूस करते हैं कि इंदौर में जो एक सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे लिए वो ट्रैफिक। और इस ट्रैफिक को लेकर हर स्तर पर काम चल भी रहा है। पर एक कल्पना कीजिए कि जितनी पॉपुलेशन है हमारे इंदौर की, उतने हमारे नंबर ऑफ 4 व्हीलर है। तो कितने वाहन है, हम कितनी, देखिए आप कि कितनी सड़कें चौड़ी हो गई। मास्टर प्लान के हिसाब से सड़कें अभी भी चौड़ी हो रही है, यानी उसकी विड्थ बढ़ाई जा रही है। लेकिन जहाँ सड़क चौड़ी भी हो रही है तो वहाँ पर हम देख रहे हैं कि पार्किंग रोड पे हो रहा। तो एक 2-3 बातें, एक तो हमको सिविल सेंस भी लोगों को क्रिएट करना पड़ेगा कि ट्रैफिक का ध्यान रखें, पार्किंग के हो। दूसरा, हम प्रयास कर रहे हैं कि इसमें 3 हिस्से, हमारा एक लॉजिस्टिक प्लान चल रहा है कि जो केंद्र सरकार ने, मेरे बताते खुशी है कि केंद्र सरकार ने 7 मेट्रोपॉलिटन सिटी का लॉजिस्टिक प्लान बना रहे हैं। और मैंने उनसे निवेदन किया था, माननीय पीयूष गोयल जी, गति शक्ति मंत्रालय बना रहा है कि आप बड़े शहरों का तो बना रहे हैं, आने वाले समय में हमारे इंदौर में भी ट्रैफिक की जो चैलेंजेस है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो आप क्यों ना इंदौर का भी ट्रैफिक प्लान बनाए। तो वो एक स्टडी चल रही है, और उसमें ये बताया जाएगा कि शॉर्ट टर्म ट्रैफिक के लिए अभी हमें तुरंत क्या करना है, तो वो कोऑर्डिनेशन के लिए हमें सामने आएगा। एक मीडियम टर्म कि आने वाले 5 साल 10 साल में जो चैलेंजेस आएंगे वो, और तीसरा है आने वाले 20-25 साल में जो चैलेंजेस आएंगे, जिस प्रकार हम मेट्रोपोलिटन सिटी में देख रहे हैं, बेंगलोर में देख रहे हैं, मुंबई में देख रहे हैं, दिल्ली में, वो जो आने वाले समय में जो चैलेंजेस है उसको कैसे मिट आउट करना, तो उसका एक प्लान बन रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोकल गवर्नमेंट जो हमारे नगर में, वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, तीनों मिलकर कोऑर्डिनेट करके इस प्लान को पूरा करेंगे, और प्रयास करेंगे जो हमारे सामने चैलेंज है, चुनौती है ट्रैफिक के इंदौर की, उसको कहीं ना कहीं हल करें। उसके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, हाँ, 100 से ज़्यादा हमारी ई बसें जो केंद्र सरकार से वो आ गई हैं, और बसें भी आने वाली हैं। मेट्रो का काम तेज़ी चल रहा है। एंड टू एंड कनेक्टिविटी का हमारा टारगेट है, और इसका पूरा प्लान बना है। मेट्रो जैसे ही पूरी इसका जो सर्किट पूरा हो जाएगा तो हम कोशिश करेंगे कि मेट्रो तक पहुंचने के लिए शटल बस हो, ताकि लोग घर से अपने वाहन नहीं लें और शटल बस में जाएं और वहाँ से मेट्रो में सफ़र करें। तो ये कुछ ऐसे प्लान है जो आने वाले समय में आप देखेंगे इंदौर को पूरे में। सर, जो कनेक्टिविटी की हम बात कर रहे हैं, जैसे आपने कहा कि रोड की कनेक्टिविटी है, उसमें सच में इतना डेवलपमेंट हो रहा है क्या? चलो मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ का डेवलपमेंट हो रहा है, कैसे कैसे कनेक्ट वो पॉसिबल है हम वहाँ पे जाके? हाँ, चलिए ना, मैं दिखाता हूँ। तो ये तो आप चल साइड पे चले और देखे किस प्रकार से काम चल रहा है। लाइव हो जाए तो बढ़िया। हाँ, चलिए, आप चलिए। बढ़िया। देखिए, आपने जैसे बोला कि कनेक्टिविटी में क्या ब्रिजेस को लेकर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, ये ब्रिज बन के तैयार हो गया है, इसका ट्रैफिक हम शुरू करने वाले हैं। तो ऐसे इंदौर में
21 ब्रिज बन रहा है, 21। 21, और 14 तो केंद्र सरकार के माध्यम से बन रहा है। मैं बता दूं, आज़ादी के बाद, देश की आज़ादी के बाद इंदौर में जितने ब्रिज अभी तक नहीं बने थे उतने इन वर्षों में बन रहा है। और नेशनल हाईवे हो, हमारी जितनी भी रेलवे की जो हम क्रॉसिंग है उस पे आरओबी बना रहा है। इंदौर एकमात्र ऐसा शहर है कि जहाँ सभी रेलवे क्रॉसिंग, अब आने वाले समय में 4 रेलवे क्रॉसिंग पे हमारा काम चल रहा है। अच्छा। और चारों रेलवे क्रॉसिंग पे रेलवे ओवरब्रिज बन रहा है। तो और उससे ट्रैफिक में कंट्रोल रहेगा। आप बताइए, एक फाटक, अगर रेलवे का फाटक बंद हो जाए तो कितना ट्रैफिक रुकता है। हाँ, वो तो सर है। और ट्रैफिक तो रुकता है, लेकिन पोल्यूशन कितना होता है, फ्यूल कितना जलता है, टाइम कितना सेव होगा। तो ये सब अवॉइड करने के लिए इंदौर अब रेलवे का जो क्रॉसिंग के जो फाटक बंद होते हैं, आने वाले समय में एक भी बंद नहीं होगा। अच्छा। और मैंने जैसे बताया कि ब्रिज बन रहे हैं, 14 ब्रिज तो सेंट्रल गवर्नमेंट से बन रहे हैं, बाकी ब्रिज इंदौर से बन रहे हैं। और आने वाले समय में नेशनल हाईवे पे और भी ब्रिज प्रस्तावित हैं जो बनेंगे। मतलब 14 ब्रिज तो सर सेंट्रल गवर्नमेंट से। से। अच्छा, तो वो सिटी के कनेक्टिविटी अलग लेवल पे लेके जाएंगे। बिल्कुल, देखिए, जब रेलवे के हो या और ब्रिज हो, फ्लाईओवर हो, जब बनते हैं तो कनेक्टिविटी बेहतर होती है। हाँ, वो तो है। लोग जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना चाहते हैं वो जल्दी पहुंचते हैं और समय भी बचता है, ट्रैफिक जाम जो मिलता है वो भी नहीं मिलेगा। तो ये इंदौर का सौभाग्य है, इतने सारे ब्रिज एक साथ बन रहे हैं। एक रिसर्च के हिसाब से सर, हम लोगों ने ये रिसर्च किया था कि एक फ्लाईओवर ओवरऑल मिला के किसी भी सिटी की बिजनेस को अराउंड, एक फ्लाईओवर 7 to 8% बिजनेस को ग्रो करता है। बिल्कुल करता है, आप सही बोल रहे हैं। जब 1 लाख, जो इस ब्रिज पे जो हम चल रहे हैं बाईपास की, इसमें डेली 1 लाख लोग चलते हैं। आप कल्पना कीजिए, 1 लाख लोगों का जो समय है कितना बचेगा। हाँ। फ्यूल कितना बचेगा, पोल्यूशन कितना कम होगा, तो ये एक्सीडेंट कम होगा, सबसे बड़ी बात। हाँ, वो भी है, वो कम होंगे। तो ये बात सही है कि जब ब्रिज बनता है तो शहर की इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ती है। सर, रोड कनेक्टिविटी में इंदौर की कनेक्टिविटी कौन कौन से, जैसे बॉम्बे से कनेक्टिविटी है, बॉम्बे से जो नासिक वाला रोड से कनेक्ट होता है वो है, बट रोड कनेक्टिविटी कौन कौन से सिटीज से आगे प्लान्ड है? मैं बता दूं आपको, जब मैं पहली बार सांसद बना था तब फोकस हमने किया था कनेक्टिविटी पे, क्योंकि ऐसा मानना है कि किसी भी शहर की ग्रोथ जब होती है वो कनेक्टिविटी बेहतर होगी तो शहर की ग्रोथ भी बेहतर होगी। और उसी को ध्यान में रखते हुए हमने इंदौर और इंदौर के आसपास जो हमारा नेशनल हाईवे का नेटवर्क है उसको बेहतर करने के लिए हमने शुरू से काम किया। अब मैं आपको अगर थोड़े नेशनल हाईवे के जो काम है वो बता दूं। अभी हमारे पास कांडला से लेकर, यानी अहमदाबाद से लेकर इंदौर का रोड बना हुआ है, लेकिन इंदौर से लेके बैतूल, हरदा और आगे आपका नागपुर, नागपुर से रायपुर, रायपुर से कलकत्ता, तो कांडला से कलकत्ता की कनेक्टिविटी हो जाएगी 2 पोर्ट के बीच में हमारा इंदौर। दूसरा अगर मैं बात करूं तो यहाँ से लेके ओंकारेश्वर हम जब जाते हैं तो घाट सेक्शन पड़ता है। घाट सेक्शन में एक्सीडेंट होता है तो जाम लग जाता है, कोई ट्राला खराब हो गया तो जाम लग जाता है। अब जो 3 घंटे लगते हैं ओंकारेश्वर में जाने में, अभी आने वाले समय में आप 1.25 घंटे में, 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। ये तो सर टूरिज्म को भी अट्रैक्ट करेगा कि ओंकारेश्वर टूरिज्म को भी अट्रैक्ट, सही बोल रहे हैं आप। सिर्फ ये ओंकारेश्वर नहीं, हमारे यहाँ से खंडवा जो 4-5 घंटे लगते थे, आने वाले समय में 2.5 घंटे में आप खंडवा पहुंच जाओगे। बरहानपुर जो हमारे यहाँ से आने वाले समय में 4 घंटे लगते थे, अब आने वाले समय 3 घंटे में पहुंच जाओगे। हम यहीं तक नहीं रुके, हम उसके आगे भी गए। जब यह काम पूरा हो गया तो हमने कहा कि बरहानपुर से लेके एक नेशनल हाईवे जा रहा है जो हैदराबाद जाता है बेंगलोर, उससे हम इंदौर को जोड़ रहे हैं। तो अभी हैदराबाद जाने में हमको लगभग 20 घंटे लगते हैं। आने वाले समय में 12 से 13 घंटे में हैदराबाद पहुंच जाएंगे। हैदराबाद और हैदराबाद से बेंगलोर की कनेक्टिविटी है ही सही। तो आप कल्पना कीजिए कि हम साउथ में हैदराबाद और बेंगलोर पहुंच गए, इधर कलकत्ता से लेके कांडला तक हो गई कनेक्टिविटी, नागपुर हमारे साथ जुड़ा हुआ है। दूसरा मैं महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी बता दूं कि जो बॉम्बे दिल्ली एक्सप्रेस कॉरिडोर है उसको भी हम इंदौर से जोड़ा है। जो तो रतलाम से निकलता है। हाँ, गरोड। हमने यहाँ से उज्जैन से लेकर, एक उज्जैन के पास से गरोड गांव है जो रतलाम के पास में है, उससे इंदौर को जोड़ा है।
और इंदौर को जोड़ने के बाद अब हमको अगर दिल्ली जाना हो या जयपुर जाना हो, कोटा जाना हो, तो हम इस रोड से तुरंत जा सकते हैं। अभी हम दिल्ली जाने में हमको अगर 10 घंटे लगते हैं, 12 घंटे, तो इधर 8 घंटे में पहुंच जाएंगे, 9 घंटे में। 12 घंटे तो लगते हैं सर दिल्ली पहुंचने में। हाँ, तो ये 8 घंटे में पहुंच जाओगे। बट सर ये चीज है, अगर मैं हैदराबाद वाली बात करूँ ना, तो हैदराबाद वाली कनेक्टिविटी अगर 10 घंटे में है, तो अभी मेरे को डायरेक्ट फ्लाइट नहीं मिली हैदराबाद की, तो आप सीधे जा सकते हो। तो मैं जब पहुंचा, मेरे वाया बैंगलोर फ्लाइट थी, वो उसको पहुंचने में को मेरे 9 घंटे तो लगे। हाँ, तो आप सीधे जा सकते हो, एक्सप्रेस कॉरिडोर है। एक्सप्रेस कॉरिडोर से। तो ये जो कनेक्टिविटी हुई, जब बात कर रहे थे हम रोड कनेक्टिविटी, इससे ये हुआ कि हमने जो रोड का नेटवर्क जो मैंने बताया, इसमें और भी रोड है। इंदौर एक ऐसा शहर बन गया है, आने वाले समय में जो ये काम 2 साल में पूरे हो जाएंगे, इंदौर एक ऐसा शहर बन जाएगा कि जो देश के प्रमुख 60 शहरों से सीधे कनेक्टिविटी हमारी हो जाएगी। जो आपने 6 कनेक्टिविटी की बात करी है, उसमें सीधे हो जाएगी। अब ये जब कनेक्टिविटी रोड की हो जाएगी, तो लॉजिस्टिक कास्ट जो हमारी अभी एवरेज 13 से 14% आती है इंदौर से, वो घट के 8 या 9% आ जाएगी। आप कल्पना कीजिए, 4% लॉजिस्टिक कास्ट कम होती है, तो बिजनेसमैन को कितना फायदा होगा, इंडस्ट्री को कितना फायदा होगा। 4% इंडस्ट्री के लिए बहुत होता है। तो ये मूल बात ये थी, और उसका रिजल्ट ये है कि अब इंदौर और इंदौर के आसपास जो लॉजिस्टिक हब बन रहे हैं, आप देख रहे होंगे इंटरनेशनल कंपनियां, नेशनल कंपनियां पूरे लॉजिस्टिक हब यहाँ बना रही हैं। और बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपने बैक ऑफिस भी यहाँ बनाए। वो इसलिए बनाए कि यहाँ से जो उनके गुड्स है वो मुश्किल से 10-12 घंटे में देश के किसी भी, और दूर दराज होंगे तो 14 घंटे में, 15 घंटे में पहुंचे, जो 20-25 घंटे लगते हैं। इंदौर की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो भी एक बेनिफिट ही है ना, सेंटर में आता है तो एक्चुअली कनेक्टिविटी होनी भी चाहिए। बस अगर सेंटर में आता है उसका फायदा, लेकिन उसकी कनेक्टिविटी अगर बेहतर होगी, रोड बेहतर होंगे, तो लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी, वेयर टेयर कम होगा। तो अब बैक ऑफिस और लॉजिस्टिक हब बनने जा रहा है इंदौर। ये दूसरी कनेक्टिविटी की बात करो, रेल कनेक्टिविटी। अभी हम रेल कनेक्टिविटी में इंदौर, सिर्फ अगर मैं बात करूँ इंदौर से लेके उज्जैन से नागदा से फिर हम दिल्ली बम्बई जा सकते हैं। लेकिन एक दूसरा रूट है इंदौर से लेके देवास, और देवास से अगर मैं बात करूँ तो भोपाल से अलग जा सकते हैं। लेकिन ये 2 रूट अभी चल रहे हैं। लेकिन हमने जो काम किया है, तीसरा रूट है हमारा इंदौर बुधनी। ये बुधनी सिर्फ बुधनी तक नहीं है, बुधनी से जबलपुर है, जबलपुर से फिर आगे रायपुर, नागपुर होते हुए रायपुर है, और रायपुर से कलकत्ता। ये तीसरा रूट है। चौथा इंदौर से लेके खंडवा, उसका काम भी तेजी से चल रहा है। और 5वां है इंदौर से लेके दाहोद, जो कि गुजरात और महाराष्ट्र को जोड़ेगा। और छठा है इंदौर से लेके मनमाड़, जिसमें लैंड की कार्रवाई शुरू हुई है। तो इंदौर एक ऐसा शहर होने जा रहा है देश में चुनिंदा शहरों में, जहाँ की एक ही शहर से 6 डायरेक्शन में ट्रेनें चलने वाली है। आप कल्पना कीजिए, रेलवे का भी एक बड़ा हब बनने वाला है। और उसी को ध्यान में रखते हुए हमने इंदौर रेलवे स्टेशन का डेवलपमेंट शुरू किया है। जो सब एरिया हैं, लक्ष्मी रेलवे स्टेशन काम लगभग पूरा होने को है, बाकी रेलवे स्टेशन का काम भी हम कर रहे हैं। तो ये एक इंदौर के लिए रेलवे का जो हब बनेगा, उसमें मेरा मानना है कि आने वाले समय में 100 से ज़्यादा ट्रेनें यहाँ से चलेगी। जितनी भी साउथ से लेकर नॉर्थ से ट्रेनें चलती है, उसकी जो कनेक्टिविटी बेहतर इसलिए होगी कि लगभग 200 किलोमीटर का रास्ता कम होगा, तो समय बचेगा, और सभी ट्रेनें इसी ट्रैक से गुजरने वाली है। पर सर क्या है, अभी तक तो वो सिर्फ भोपाल और नागपुर से ही गुजरती है। भोपाल और खंडवा से जाती है। हाँ। अब वो होकर अब जाएगी इंदौर से। जितनी भी आप वंदे भारत नॉर्थ से साउथ देख रहे हैं, ये सब अब यहीं से गुजर। पर सर ये कब तक होगा, क्योंकि जैसे मनमाड़ वाली रेट जो थी वो काफी टाइम से प्रोजेक्ट चल रहा है। अब तो लैंड एक्विजिशन का काम शुरू हो गया, और उस एंड से तो काम भी शुरू हो गया हमारा महाराष्ट्र एंड से। यहाँ लैंड एक्विजिशन का काम शुरू हो रहा है। अभी आने वाले 2 साल में, 2 साल से कम समय इंदौर खंडवा शुरू हो जाएगा। तो इंदौर खंडवा शुरू हो जाएगा तो भी 150 किलोमीटर कम हो जाएगा, 180 किलोमीटर कम हो जाएगा। तो ये ट्रैक शुरू हो जाएगा, यहाँ से ट्रेन चलेगी। एक एनालिसिस भी है कि अगर सपोज इंदौर खंडवा चालू हो जाता है, तो उसको बॉम्बे कनेक्टिविटी के लिए 8 घंटे के अंदर बॉम्बे कनेक्टिविटी वो वही रूट से चलेगी। सही है। तो अब इसमें आने वाले समय में ये रूट चालू हो जाएगा, तो नॉर्थ से साउथ डिस्टेंस कम हो जाएगा, सबसे ट्रेनें यहाँ चलने वाली है।
तो इंदौर एक रेलवे को लेकर हब बनने वाला है और 100 से ज़्यादा ट्रेनें आने वाले कुछ वर्षों में चलने वाली है। एक सर इसी से ही जुड़ा हुआ एक और दिमाग में क्वेश्चन भी आता है मेरे कि आप जैसे बोल रहे हैं कि बॉम्बे की कनेक्टिविटी अपन खंडवा से कर लेंगे, खंडवा से भी होती तो कनेक्टिविटी में बढ़िया हो जाएगा काम। अब पंगा ये है कि इंदौर से जो मेजर सिटीज़ है, बॉम्बे हो गई, दिल्ली हो गई, पुणे हो गया, इन सब की कनेक्टिविटी के लिए हम लोग कभी भी ट्रेन के लिए अप्लाई करते हैं या कभी भी हर बार वेटिंग लिस्ट? नहीं, देखिए अभी आज आप अप्लाई करिए, 2 स्पेशल ट्रेनें बॉम्बे के लिए चल रही, दुरंतो के अलावा। और अभी आज ही समाचार पत्र में आया है कि अब तुरंत टिकटें ज़्यादा वेटिंग नहीं है और तुरंत टिकट मिल रही है। तो ये स्पेशल ट्रेनें चले, वो स्पेशल ट्रेनें जब चलाते हैं खास करके उसमें चलाते हैं कि हम ये जो सीजन है हमारा, इस सीजन को लेकर हमारा स्पेशल ट्रेनें चल रही है और समय समय पर हम चलाते भी हैं, अगर वेटिंग ज़्यादा होती है तो चलाते भी हैं। तो ये सर दिल्ली और बॉम्बे के लिए, दिल्ली और पुणे के लिए भी एक्सपेक्टेड है कि आएंगी? बिल्कुल, दिल्ली के लिए चल ही रही है और आएगी। हम प्रयास कर रहे हैं, पुणे के लिए भी है, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। पुणे के लिए भी? बिल्कुल, पुणे में लोड ज़्यादा है। पुणे के लिए सर, पुणे के लिए वरना ऑप्शन बचता है बस। हम ट्रेन का भी एक है, ट्रेन पर एक और ट्रेन की ऑप्शन करते हैं। फ्लाइट की भी बात करूँ तो फ्लाइट भी पुणे की है और मुझे बताते खुशी है कि इन 6-7 वर्षों में हमने एयर कनेक्टिविटी में बहुत सारा काम किया। यानी एयर कनेक्टिविटी में बात करूँ तो पहले जब मैं सांसद रहा था तब लगभग 54 फ्लाइटें चलती थी और अब लगभग 100 के आसपास है। इंटरनेशनल फ्लाइट भी शुरू हुई है। बट सर इसमें एक डेटा में थोड़ा सा चेंज आ रहा है। इंटरनेशनल फ्लाइट की कनेक्टिविटी, अभी वॉर चल रहा है तो वॉर के चक्कर में दुबई की और यूएई की तो कम हो गई। अभी रिसेंटली पिछले 1.5-2 महीने में फ्लाइट की कनेक्टिविटी इनफैक्ट कम हुई है। देखिए, ये इंडिगो को जो 10% कम हुआ है उसका रिजल्ट है कि 10% सब जगह से वो कम हो गया, क्योंकि वो जो इशू हुआ था इंडिगो के साथ हमको मालूम है। लेकिन अब जो नई फ्लाइटें आ रही है, हम प्रयास कर रहे हैं कि जैसे ही क्राफ्ट हमें मिलेंगे तो सबसे ज़्यादा इंदौर को भी फायदा होने वाला है। तो आने वाले समय में कुछ फ्लाइटें और नई चलने वाली है। और इंटरनेशनल कनेक्टिविटी में? इंटरनेशनल हम प्रयास कर रहे हैं। शारजाह का तो है ही सही, दुबई चल रही थी, दुबई में भी हमारी बात हुई कि इसको दुबई भी ले जाए। लेकिन एक कनेक्टिविटी सिंगापुर में भी चाह रहा है, सिंगापुर हो, थाईलैंड हो, ताकि वहाँ से यूरोपियन कंट्री में जाने से। एक सर अभी रिसेंटली एक और डेटा देखा था कि पीथमपुर जो अपना सेज है, उस सेज में काफ़ी लोग चाइनीज़ प्रोडक्ट भी यूज़ करते हैं और चाइना से बिजनेस सर चल तो रहा है। हम लोग कोशिश करते हैं कि मेक इन इंडिया करें, बट एट द एंड चाइना प्रोडक्ट तो है। बट तो इंदौर से चाइना की, गोंजाओ की फ्लाइट का भी चालू करने का हो सकता है? देखिए, इंदौर से चाइना का तो अभी प्रपोजल आया नहीं है, तो वाया दिल्ली और बम्बई जा रहा है। अच्छा। लेकिन भविष्य में हो सकता है अगर डिमांड रखी तो ये कमर्शियल फ्लाइट है और कमर्शियल फ्लाइट का ये रहता है कि उनको कितना लोड मिल रहा है उसके अनुसार वो फ्लाइटें चलाते हैं। तो अल्टीमेटली जब लोड होगा तो उसमें फ्लाइट चालू होंगे और ये उनका भी सर्वे रहता है, अगर डिमांड होगी तो बिल्कुल चलेगी। तो सर जो लॉजिस्टिक्स की आपने बात करी, लॉजिस्टिक्स में हम एक तो रोड को कनेक्ट करते हैं, रेलवे को, और एक तो इंदौर के पास एयर कार्गो की फैसिलिटी कहाँ है? अरे इंदौर के पास इंटरनेशनल एयर कार्गो बन गया है। अच्छा। इंदौर एयरपोर्ट पे इंटरनेशनल एयर कार्गो बन गया है और इंटरनेशनल जो एयर कार्गो बना है उसमें वो सब फैसिलिटी है जो कार्गो में होना चाहिए। खास करके मैं बता दूं, अगर आप यहाँ के किसान सब्जी बेचना चाहें, फूल बेचना चाहें या कोई गुड्स बेचना चाहें तो वो अनाज बेचना चाहे तो जा सकते हैं। हम देखते हैं पीथमपुर से बहुत सारे जो मैकेनिकल इंजीनियर से जुड़े हुए जो पार्ट्स हैं वो जाते हैं, वो जा सकते हैं। यहाँ तक कि फार्मा के लिए हमने कोल्ड स्टोरेज भी बनाया है। अच्छा। अगर फार्मा बहुत सारा एक्सपोर्ट होता है फार्मा हमारे यहाँ से, तो उसके लिए भी हमने कोल्ड स्टोरेज बनाया है। यहाँ से भी बहुत सारे कोल्ड स्टोरेज के माध्यम से भी एक्सपोर्ट हो रहा है। यही नहीं, हमने तो यहाँ पर डायमंड और ज्वेलरी के लिए भी लॉकर बनाया कि अगर कोई एक्सपोर्ट करना चाहे तो कर सकता है। वो वाला तो सर मुद्दा मेरे को लगता है कि हमको और लंबे लेके चलना पर हमने देखो इंटरनेशनल कार्गो में जो रहता है नॉर्म्स में वो हम सब बना के तैयार रखा है और कार्गो का काम धीरे धीरे बढ़ भी रहा है। सर जितनी अपन कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, अब रोड की बात कर ली, रेलवेज की कर ली, एयर फ्लाइट्स की कर ली, लॉजिस्टिक्स की बात कर ली, 2035 में इंदौर की आम जनता कनेक्टिविटी कैसे समझे कि कहाँ कहाँ होगी और कंप्लीट हो चुकी होगी? देखिए, आने वाले समय में इंदौर की कनेक्टिविटी पूरे देश से बेहतर होने वाली है। चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो। एयर कनेक्टिविटी में दावे से कह सकता हूँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम जुड़ेंगे। हमारा एयरपोर्ट कस्टम एयरपोर्ट है, फुल फ्लेज में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने वाला है, उसकी तैयारी चल रही है। इसके अलावा रोड कनेक्टिविटी में हमारे नेशनल हाईवे जो काम चल रहे हैं वो पूरे होंगे। लेकिन इसके अलावा भी हम आगे जा रहे हैं कि और जो शहर बचे हैं उसमें किस प्रकार से नेशनल हाईवे से जोड़ा जाए।
तो और रेल में तो आपको मैंने बताया कि जब 6 डायरेक्शन में रेलें चलने वाली है तो देश में चुनिंदा शहरों में से एक ऐसा शहर होगा जहाँ की लगातार 6 डायरेक्शन में ट्रेनें चलेगी, नंबर ऑफ ट्रेनें बढ़ने वाली है। तो कनेक्टिविटी में तो इंदौर एक बहुत ही बड़ा हब बनने वाला है सेंट्रल इंडिया का। बिजनेस के लिए भी कोई अगर सोचे इंदौर में अपना बिजनेस डाले अब तो इंदौर बहुत टेकऑफ कर रहा है बिजनेस में। तो अब इंदौर टेकऑफ कर रहा है। इंदौर की जीडीपी लगातार जो 11 साल में बढ़ने वाली है वो हम प्लान कर रहे हैं आने वाले 5 साल में बढ़ जाए। अच्छा। हाँ, और उसका प्लान चल रहा है हमारा, उसमें काम भी चल रहा है। नहीं, वो बात सही है। एक सीएम शिवराज सिंह चौहान जी ने आपके लिए कहा था कि आप फ्लाईओवर मैन है। हाँ, ये बात सही है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब थे तब उन्होंने फ्लाईओवर मैन कहा था और 2 बार कहा था। वो इसलिए कहा था, देखो मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि जब मैं नगर निगम में था तो आज़ादी के बाद नगर निगम ने अभी तक एक ही फ्लाईओवर बनाया है और वो बनाया रेलवे फ्लाईओवर केसर माणिक बाग ब्रिज का। वो माणिक बाग ब्रिज हमने विषम परिस्थिति में बनाया, यानी हमारे पास कोई रिसोर्सेज नहीं थे। उस समय तो कांग्रेस की सरकार थी प्रदेश में, हमारे यहाँ नगर निगम हमारी थी, कैलाश जी महापौर थे। उस समय हमने यानी आर्थिक रूप से इतने साउंड नहीं होने के बाद भी वो ब्रिज की आवश्यकता थी बनाया, क्योंकि उस समय हमें वो लगा कि वो ब्रिज बनना बहुत ज़रूरी है। उसके बहुत डाटा थे, वो भी ब्रिज बनाया। वो पहला ब्रिज था जो मेरे जीवन का। उसके बाद जब मैं इंदौर विकास प्राधिकरण IDA का चेयरमैन बना तो नंबर ऑफ ब्रिज इंदौर में बना है। और अब तो जब नेशनल हाईवे और जो रेलवे के जो बन रहे हैं तो इतने सारे ब्रिज बन रहे हैं। तो शिवराज सिंह चौहान भाई कि इंदौर के फ्लाईओवर मैन है। अच्छा। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सर इंदौर का डेवलपमेंट हो ये सभी चाहते हैं, सेंट्रल इंडिया का एक हब बने। फ्लाईओवर बनना चाहिए, ट्रैफिक को कंजेशन कम करना चाहिए, ज़्यादा जरूरी है। तो सर जैसे जितने इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, रोड, रेलवे, फ्लाइट्स का कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक्स बन गया, आम जनता की इनकम कैसे बढ़ेगी? क्या उसको कहीं ना कहीं अपनी इनकम बढ़ाने का कोई सूत्र मिलेगा? कनेक्टिविटी की तो बात कर ली, और कनेक्टिविटी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि उस एरिया के लोगों की इनकम बढ़ रही है या नहीं, उस एरिया के लोगों का मेडिकल ट्रीटमेंट बराबर हो रहा है या नहीं, वहाँ पे किस वर्ग को कितना बेनिफिट मिल रहा है। ये सब बात करेंगे हम अगले एपिसोड में, दैट इज एपिसोड नंबर 2। वहाँ पर ये भी बात करेंगे कि इंदौर की GDP क्या 2x होगी या नहीं। सो स्टे ट्यून्ड एंड बी रेडी।